नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मिठारवाल ऑप्शन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम कक्षा 12 के टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं और आज हम बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, उन सब की डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना होता है। एक होता है बायोज, एक होता है टेक्नोलॉजी। देखिए, बायोज का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनमें छेड़छाड़ करके या मैनिपुलेशन करके जो मानव उपयोगी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन्हें बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं या माइक्रोब्स हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे डीएनए है, आरएनए है, तो उनमें मैनिपुलेट करके जो मानव के लिए फ़ायदेमंद प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, मानव के लिए जो उपयोगी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उन्हें हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मनुष्य के लिए अच्छे उत्पाद बनाना, मनुष्य के लिए जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाना होता है। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया था, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के जो पिताजी हैं, जो फादर हैं, वो कौन है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था वो सबसे पहले कार्ल इरेकी ने दिया था। बायोटेक्नोलॉजी टर्म देने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल इरेकी। और कार्ल इरेकी ने 1919 में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी वर्ड दिया था। वो जो बायोटेक्नोलॉजी के फादर हैं, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो हैं लुईस पास्चर। कौन है? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। लुईस पास्चर वही वैज्ञानिक हैं जिन्हें बैक्टीरियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लुईस पास्चर हैं। जबकि बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले जंतुओं में जीवित कोशिका की खोज भी की थी। और जो कोशिका खोजी थी वो बैक्टीरियल सेल थी और जिसे एनिमल क्यूले नाम दिया गया था। तो अब देखते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पॉल बर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पॉल बर्ग। और पॉल बर्ग को ही फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो कौन है? पॉल बर्ग हैं। देखिए, इसके बाद एक टर्म आती है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को मारने वाले जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। और बैक्टीरियोफेज के बारे में सबसे पहले F.W. वॉट ने बताया था। किसने बताया था? F.W. वॉट ने। तो अब बात कर लेते हैं हम बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, यानी कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा गंगा जल में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बैक्टीरियोफेज गंगा जल में पाए जाते हैं, इसलिए गंगा जल जो होता है वो बैक्टीरिया फ्री भी होता है। एक टर्म आती है जाइमोफेज, एक टर्म आती है माइकोफेज। माइकोफेज वे वायरस होते हैं जो फंगस को मारते हैं। फंगस को मारने वाले वायरस माइकोफेज कहलाते हैं। और माइकोफेज सबसे ज़्यादा मचकुंड धौलपुर में पाए जाते हैं, जिन्हें हम तीर्थू का भांजा भी कहते हैं। एक टर्म आती है साइनोफेज। साइनोफेज वे वायरस होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी को
मारते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी को मारने वाले वायरस साइनोफेज कहलाते हैं। हम थोड़ी सी चर्चा वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर कर लेते हैं। देखिए, वायरस की सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक थे इवानोवस्की। इवानोवस्की जो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। और जो सबसे पहले खोजा गया जो वायरस था वो था TMV वायरस, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। और टोबैको मोज़ेक वायरस का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण करने वाले वैज्ञानिक थे स्टैनले मिलर। और स्टैनले मिलर को इस खोज के लिए या इस क्रिस्टलीकरण के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और जो वायरस होते हैं उनमें जो संक्रामक इकाई होती है वो होती है न्यूक्लिक अम्ल। जो वायरस की जो संक्रामक इकाई है वो न्यूक्लिक अम्ल होती है। न्यूक्लिक अम्ल में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है DNA, एक होता है RNA। तो जो वायरस होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड का निर्माण करने वाली छोटी छोटी इकाइयों को कैप्सोमियर कहते हैं। और जो TMV वायरस होता है उसमें कैप्सोमियर की संख्या 2130 होती है। देखिए, वायरस जो होते हैं वो एकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनमें जो कोशिका जो सिद्धांत का जो फॉलो करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते, यानी कि वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ये अकोशिकीय जीव होते हैं जिन्हें एकैरियोट्स में रखा जाता है। एकैरियोट्स में 3 जंतुओं को रखा जाता है, यानी कि 3 जीवों को रखा जाता है। नंबर 1 पे है वायरस, नंबर 2 पे है प्रियोन और नंबर 3 पे है वीरोइड। यानी कि प्रियोन सबसे छोटी जंतुओं में रोगजनक इकाई भी होती है, जो मवेशियों में मेडकाउ रोग और जो मनुष्य है उसमें CR जैकब रोग फैलाती है। इसके बाद में वीरोइड होते हैं। वीरोइड हैं वो फ्री RNA होते हैं। इनमें जो प्रोटीन का जो आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहते हैं वो एब्सेंट होता है, जबकि वायरस में प्रोटीन का आवरण जो कैप्सिड होता है वो प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं। देखिए, वायरस को 5 जगत प्रणाली में कोई स्थान नहीं दिया गया है, यानी कि RH विटाकर जो 1969 में जो अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आए थे उसमें वायरस का कोई स्थान नहीं है, यानी कि वायरस को उन्होंने जगह ही नहीं दी है। तो वायरस को जगह न देने के कारण वायरस है वो अकैरियोट्स है। वो जो कारण थे इसकी जगह न देने के वो थे कि वायरस एक तो कोशिका सिद्धांत का पालन ही नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि जो RH विटाकर ने जो बेस बनाए थे जंतुओं को या पादपों को शामिल करने का जो बेस रखा था, जो आधार बनाए थे, वो वायरस फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस अकोशिकीय जंतु होते हैं जिनमें कोशिका एब्सेंट ही होती है। और वायरस को सजीव एवं निर्जीव की योजक कड़ी भी कहा जाता है, यानी कि वायरस अगर किसी शरीर से बाहर हैं तो वो डेड अवस्था में होते हैं, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तो वो जीवित अवस्था में होते हैं। इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, जबकि युगलिना को पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी और इसे एनिमलक्यूले नाम दिया था। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले RBC की खोज भी की थी, उन्होंने स्पर्म की खोज भी की थी और उन्हें प्रोटोजोआ शब्द भी दिया था। प्रोटोजोआ शब्द देने वाले वैज्ञानिक भी ल्यूवेनहॉक ही थे। RBC की खोज भी ल्यूवेनहॉक ने की थी और स्पर्म की खोज भी ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। RBC का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर होता है। और जो बैक्टीरिया हैं उनमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की खोज भी की गई थी। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की खोज बैक्टीरिया में की थी, लेकिन उनमें एक कमी ये पाई गई कि बैक्टीरिया में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता ही नहीं है, यानी कि इनमें ऑक्सीजन का उत्पादन ही नहीं हुआ। प्रकाश संश्लेषण की खोज की गई थी लेकिन ऑक्सीजनित नहीं था। तो सबसे पहले ऑक्सीजनित जो फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में खोजा गया था। किस में खोजा गया था? ब्लू ग्रीन एल्गी में। एक बात होती है बैक्टीरिया की, खास बात ये होती है कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है वो होता है भोजन का ऑक्सीकरण करना, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। वो काम जो करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, जबकि जो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मीजोसोम। इनमें मीजोसोम पाए जाते हैं जो कि भोजन के ऑक्सीकरण का काम करते हैं। इसलिए मीजोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समवर्ती। देखिए, 2 प्रकार के अंग होते हैं, एक होता है समजात, एक होता है समवर्ती। समजात अंग वे अंग होते हैं जो समान कार्य करते हैं
और जो समवर्ती अंग वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन कार्य एक समान करते हैं, और समजात में उत्पत्ति अलग अलग होती है, कार्य समान होता है। तो समजात जो अंग होते हैं उनकी जो जाति है, ओरिजिन है, वो समान होती है, और जो कार्य हैं वो उनके भिन्न भिन्न होते हैं। समवर्ती में ऐसा नहीं है, समवर्ती में उनकी उत्पत्ति है वो अलग अलग होती है लेकिन कार्य उनका समान होता है। तो ये बैक्टीरिया के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें थी। इसके बाद में हम बात करते हैं जो बैक्टीरियोफेज है। अगर बैक्टीरियोफेज या वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनका किसी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करवाना ट्रांसडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसडक्शन। ये बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, बैक्टीरिया का भक्षण। आगे एक टर्म आती है ट्रांसडक्शन। जब किसी वायरस या बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल को किसी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसडक्शन। देखिए कैसे होती है प्रोसेस। मान लीजिए ये कोई मान लीजिए कोई बैक्टीरियोफेज है या कोई वायरस है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है अगर इसे किसी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करवाना है तो जो प्रोसेस होती है उसे ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ये इसके जेनेटिक मटेरियल को, वो जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें एक मेन डीएनए पाया जाता है, और एक पाया जाता है इसमें प्लाज्मिड। ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है। देखिए बैक्टीरिया के अंदर वास्तविक केंद्रक एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें केंद्रक झिल्ली भी एब्सेंट होती है जिसे कैरियोथिका बोलते हैं। केंद्रक झिल्ली के साथ साथ इसमें न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका भी एब्सेंट होती है, इसलिए इस केंद्रक को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या जीनोफोर, या इसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्योंकि इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है वो एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। इसमें कैरियोथिका भी एब्सेंट होती है। कैरियोथिका भी नहीं पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देती है। जब किसी गुणसूत्र का निर्माण होता है तो उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है वो 60% पाई जाती है। 30% डीएनए पाया जाता है और 5% आरएनए पाया जाता है, जो कि क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चरल या क्रोमोसोम का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 60% होती है, डीएनए की मात्रा 35% होती है और आरएनए की मात्रा 5% होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो इस जो बैक्टीरियल जो सेल होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन में 3 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। एक होता है हिस्टिडीन, एक होता है लाइसिन, एक होता है आर्जिनिन। ये तीनों एब्सेंट होते हैं। ये तीनों का काम जो होता है वो क्रोमोसोम का निर्माण करना होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो एल्केलाइन पीएच की होती है, यानी कि एल्केलाइन नेचर की जो होती है वो होती है हिस्टोन प्रोटीन। देखिए ये है प्लाज्मिड। बैक्टीरिया में मेन जो क्रोमोसोम होता है उसके अतिरिक्त एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ये कौन सा डीएनए है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ बैक्टीरिया होता है, यानी कि बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा गुणसूत्रीय भाग प्लाज्मिड कहलाता है। और प्लाज्मिड का सबसे बढ़िया जो करैक्टर है वो है इसमें ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होने का गुण पाया जाता है। तो जो प्लाज्मिड है इसमें ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होने का गुण पाया जाता है, यानी कि ये
अपनी प्रतिकृति स्वयं कर सकता है। और जो ये क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में पूछा गया था कि प्लाज्मिड का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर होगा रेप्लिकेट करना, यानी कि प्रतिकृति करना। और जो प्लाज्मिड होते हैं वो डीएनए को एक सेल से दूसरी सेल में ले जा सकते हैं, यानी कि ये वेक्टर का काम करते हैं, या किसी डिज़ायर डीएनए को किसी होस्ट सेल में ले जाने का काम करते हैं। उनकी जो साइज़ होती है वो 10 से 15 केबी होती है, यानी कि 10 से 15 केबी के डीएनए को किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो जो ये प्रोसेस होती है किसी बैक्टीरिया फेज के या किसी वायरस के जेनेटिक मटेरियल को किसी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करवाया जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। ये ट्रांसडक्शन कहलाता है। देखिए, वायरस जिन्हें 5 जगत प्रणाली में कोई स्थान नहीं मिला था, जबकि बैक्टीरिया को 5 जगत प्रणाली में मोनेरा में रखा था। किस में रखा था? मोनेरा में। 5 जगत प्रणाली कुछ नहीं है, सबसे पहले 5 जगत प्रणाली देने वाले वैज्ञानिक थे आर.एच. विटाकर। तो आर.एच. विटाकर आए थे जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम प्रणाली दी थी, जिसमें मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देखिए, इसकी बेसिक से बातें करें तो सबसे पहले तो कैरोलस लीनियस आए थे जिन्होंने 2 जगत अवधारणा दी थी, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने 2 ग्रुप बनाए थे, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। प्लांटी में उन्होंने सारे प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सभी उन्होंने प्लांट्स में रखे थे, और जो एनिमल्स थे उनमें सभी एनिमल्स को रखा था। इसके बाद में जो वैज्ञानिक आए थे वो थे हेक्कल। हेक्कल ने 3 जगत अवधारणा दी थी, और 3 जगत अवधारणा में उन्होंने पहली बार प्रोटिस्टा को शामिल किया था। और प्रोटिस्टा में उन्होंने स्लाइमोड, डाई एटम्स, डायनोफ्लोजिलेट्स और डेस्मिड्स को शामिल किया था। उसके बाद में 4 जगत प्रणाली आई थी जो कि H.F. कोपलैंड ने दी थी। H.F. कोपलैंड वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले माईचोटा को शामिल किया था। किसको शामिल किया था? माईचोटा को। और एलन और डुजार्टी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने माईचोटा को मोनेरा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर आता है बैक्टीरिया। क्या आता है? बैक्टीरिया। मोनेरा में वे सदस्य आते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, वो मोनेरा में आते हैं। प्रोकैरियोट्स में वे सदस्य आते हैं जो यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि उनमें कोशिका जो झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं वो पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में, जबकि झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं वो मोनेरा में एब्सेंट होते हैं। इसके बाद में थे फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो जो H.F. कोपलैंड आए थे उन्होंने 4 जगत अवधारणा दी थी, और 4 जगत अवधारणा में पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था प्लांटी और चौथा था एनिमेलिया। इसके बाद में 5 जगत अवधारणा आई जो कि आर.एच. विटाकर ने दी, जो कि सबसे बढ़िया जो क्लासिफिकेशन था वो माना जाता है आर.एच. विटाकर का। आर.एच. विटाकर ने 5 जगत प्रणाली में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया को शामिल किया था। इसके बाद में 6 जगत अवधारणा आई थी। कौन सी अवधारणा आई थी? 6 जगत अवधारणा। तो 6 जगत अवधारणा कार्ल हूज ने दी थी, और कार्ल हूज ने मोनेरा को 2 भागों में बांटा था। एक था यू बैक्टीरिया, एक था आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रीमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। फ्लैजिला का कार्य होता है मूवमेंट करवाना, यानी कि ये मूवमेंट में सहायक होते हैं फ्लैजिला, जो कि आर्की बैक्टीरिया में एब्सेंट थे। इसके बाद में थे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को एडवांस बैक्टीरिया भी कहा जाता है, यानी कि इनमें एक सॉलिड सेल वॉल प्लस फ्लैजिला पाई जाती है। तो फ्लैजिला का काम जो होता है वो होता है बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट या लोकलाइज करवाना, वो काम होता है फ्लैजिला का। तो वायरस है उन्हें 5 जगत प्रणाली में कोई स्थान नहीं दिया था, कोई स्थान नहीं मिला था, क्योंकि जो वायरस हैं वो कोशिका सिद्धांत का पालन भी नहीं करते हैं, और जो इनमें कोशिका है वो भी एब्सेंट होती है, एकैरियोट्स जंतु होते हैं। इसके बाद में एक टर्म आती है, उसके बाद में एक 2 वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था जिंडर एवं लेडरबर्ग। 2 वैज्ञानिक आए थे, जिंडर एवं लेडरबर्ग। और जिंडर और लेडरबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था साल्मोनेला वायरस बैक्टीरिया के ऊपर। किसके ऊपर किया था? साल्मोनेला बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया पर। और इस बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था, और इस बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया था। किसको आइसोलेट किया था? प्लाज्मिड को।
इस बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकाला। ये इसका प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होने का गुण पाया जाता है। इसमें जो डीएनए होता है वो होता है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कौन सा डीएनए होता है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। देखिए, किसी भी बैक्टीरियल सेल से अगर प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में एक सॉलिड सेल वॉल पाई जाती है, तो सेल वॉल को हटाना पहली प्राथमिकता होती है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल पाई जाती है वो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। यह है सवाल केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में पूछा गया था, और पूछने का तरीका था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है, तो आंसर है इसका पेप्टिडोग्लाइकेन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल बनी होती है उसको पहले लाइसिस किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, और तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो है लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से इसकी सेल वॉल को तोड़कर इसमें से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया था। फिर प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से, जेनेटिक इंजीनियरिंग हम बोलते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट लगाए थे, यानी कि इस प्लाज्मिड के ऊपर कट लगाए थे। ये प्लाज्मिड है, उस पर जेंडर एवं लेडरबर्ग ने उसको दो भागों में बांटा था, यानी कि इसके ऊपर कट लगाए थे, और कट लगाने के बाद इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन या डीएनए इंसर्ट करवाया गया, और इससे जो बनने वाला डीएनए था उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए या हाइब्रिड डीएनए। वो जो डीएनए बना था उसके बाद में, वो डीएनए था आरडीएनए। कौन सा डीएनए था? आरडीएनए, जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए, या इसी को काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं। काइमेरिक डीएनए। देखिए, सबसे पहले जेंडर एवं लेडरबर्ग ने क्या किया? सोलमोनेला जो बैक्टीरिया है, सोल बैक्टीरिया है, इसके सेल वॉल को लाइसिस करके इसमें से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया था। फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट लगाए, और इनमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स या डीएनए को इंसर्ट करवाया, और जो बनने वाला डीएनए था दैट इज कॉल्ड आरडीएनए, हाइब्रिड डीएनए या काइमेरिक डीएनए कहलाता है। तो जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में आता है उसे बोलते हैं लाइसोजाइम। अगर किसी प्लांट सेल से किसी डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करना हो तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसको लाइसिस करना पड़ता है। अगर प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है तो उसको तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम काम आएगा। कौन सा एंजाइम काम आएगा? सेलुलेज। अगर प्लांट की सेल वॉल हेमी सेलुलोज की बनी होती है तो उसे तोड़ने के लिए हेमी सेलुलेज एंजाइम काम में आता है। अगर हम किसी फंजाई की सेल वॉल को तोड़ना चाहते हैं तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और काइटिन को तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम काम में आता है। कौन सा एंजाइम काम में आता है? काइटिनेज। तो जो बनने वाला डीएनए था इस प्रोसेस के द्वारा उसे बोलते हैं आरडीएनए, हाइब्रिड डीएनए या काइमेरिक डीएनए। तो जो आरडीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो जो आगे चलकर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई थी वो देने वाले वैज्ञानिक थे स्टैनले कोहने एवं हर्बर्ट बोयर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहने ने दिया था। 1970 में। देखिए, हम थोड़ी सी बातें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की करते हैं, बाकी बाद में आएगा जो बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स हम पढ़ेंगे तो उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वेक्टर्स,
एल्कलाइन फोस्फेटेज, डीएनए लाइगेज, ये सारे एंजाइम उसमें आएंगे। लेकिन हम थोड़ी सी बातें करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोजा गया था वो नास ने खोजा था, नाथन्स, अर्बर और स्मिथ ने 1970 में। उन्होंने 1970 में इनकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि इकोलाई से प्राप्त होते हैं। बैक्टीरिया में स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस है, थर्मस एक्वेटिकस है, बैसिलस है। इनकी जो कॉलोनी होती है उनसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट किया जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो डीएनए को 5 प्राइम या 3 प्राइम सिरे पर कट लगाते हैं। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो डीएनए को 5 प्राइम या 3 प्राइम पर कट लगाते हैं, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो डीएनए को 5 प्राइम या 3 प्राइम को छोड़कर बीच में से कट लगाते हैं, यानी कि बीच से काटते हैं वो। इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्षेत्र आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र, कि बायोटेक्नोलॉजी की कौन कौन से फील्ड में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसमें पहला आता है रेड बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा आता है? रेड बायोटेक्नोलॉजी। देखिए रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होती है, यानी कि इसके अंदर आईवीएफ है, जीन थेरेपी है, स्टेम सेल का प्रोडक्शन करना है, ये सभी जो आते हैं वो आते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये किससे संबंधित होती है? ये मेडिकल से संबंधित होती है, मेडिकल से। एक आती है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। देखिए ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है एग्रीकल्चर से। किससे होता है? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, बीटी पोटैटो है, फ्लेवर सावर है, गोल्डन राइस है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट हैं, बैक्टीरिया रेसिस्टेंट प्लांट हैं, इन सब का निर्माण जिस टेक्नोलॉजी में किया जाता है उसे बोलते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद में आती है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। देखिए ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है पीसीज कल्चर से या पर्ल कल्चर से। इसमें जो मैराइन वाटर में पाए जाने वाले जीव होते हैं, मैराइन वाटर यानी कि समुद्री जल में, और जो फ्रेश वाटर होता है उनमें पाए जाने वाले जीवों का कल्चर करते हैं। जैसे पीसीज कल्चर है, पीसीज कल्चर एंड पर्ल कल्चर। फिशीज कल्चर को बोलते हैं मत्स्य पालन, पर्ल कल्चर को बोलते हैं मोती पालन। इसके बाद में जो टेक्नोलॉजी आती है उसे बोलते हैं येलो बायोटेक्नोलॉजी। वो जो येलो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो इंसेक्ट से रिलेटेड होती है, यानी कि कीटों से संबंधित होती है, इंसेक्ट्स, जिसमें कीटों का नियंत्रण करना और जो कीट जो प्लांट्स को जो डिस्ट्रॉय करते हैं उन पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके बारे में जो टेक्नोलॉजी होती है उसे बोलते हैं येलो बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद में आती है ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, जो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी होती है वो पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण से संबंधित होती है। तो ये एनवायरनमेंट से
एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड होती है। एक बायोटेक्नोलॉजी होती है वाहिड बायोटेक्नोलॉजी। वाहिड बायोटेक्नोलॉजी होती है वो इंडस्ट्रीज से संबंधित होती है, यानी कि औद्योगिक उत्पादन से रिलेटेड होती है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होती है। देखिए इंडस्ट्रीज में स्पेशली जैसे वैक्सीन का निर्माण करना या प्रोटीन्स का निर्माण करना या अमीनो एसिड का निर्माण करना, ये सभी इंडस्ट्रियल एरिया में ही आते हैं। यानी कि इंडस्ट्रीज के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें जो शामिल होती है वो होती है वाइड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें सबसे मुख्य जो होती है वो होती है वैक्सीन बनाना। तो देखिए वैक्सीन 3 टाइप्स की होती है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो होती है उसे बनाने का जो तरीका होता है वो होता है एंटीजन को किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करके वैक्सीन बनाना। कौन से जनरेशन की वैक्सीन होती है? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहलाती है। सेकंड जनरेशन वैक्सीन वो वैक्सीन होती हैं जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से बनाया जाता है। तो सेकंड जनरेशन वैक्सीन जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाई जाती हैं, वो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन होती है वो सेकंड जनरेशन वैक्सीन भी होती है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन वे वैक्सीन होती हैं जिन्हें सिंथेटिक मेथड से तैयार किया जाता है, यानी कि संश्लेषी विधियों के द्वारा तैयार किया जाने वाला जो वैक्सीन होता है वो थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहलाता है। इसके बाद में एक बायोटेक्नोलॉजी आती है गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जो गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी होती है वो कंप्यूटर से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? कंप्यूटर से, कंप्यूटर एंड आईसीटी से संबंधित होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित होती है। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके कुछ फील्ड्स थे जिसमें रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, येलो, ग्रे, वाइट और गोल्ड आदि को शामिल किया जाता है। इसके बाद में है इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए डेफिनेशन का मतलब ये है कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में मैनिपुलेशन करके मानव के लिए उपयोगी प्रोडक्ट बनाना जैव प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। इसकी एक परिभाषा दी थी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी के द्वारा, और ईएफबी ने दो जो बायोटेक्नोलॉजी होती हैं, परंपरागत बायोटेक्नोलॉजी और जो नवीन बायोटेक्नोलॉजी होती है, उनको मिलाकर एक परिभाषा दी थी। जो परंपरागत बायोटेक्नोलॉजी होती है वो 1970 से पहले की बायोटेक्नोलॉजी है। 1970 से पहले की, जो 1970 से पहले की जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या करते थे कि जो अल्कोहल का निर्माण करना या जो किण्वन की जो प्रोसेस होती हैं वो इसमें शामिल होती थी परंपरागत बायोटेक्नोलॉजी में। जो नई बायोटेक्नोलॉजी है वो 1970 के बाद की बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर टेक्निक, जीन थेरेपी आदि को शामिल किया जाता है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, कोशिकाएं, अंग एवं उनके आणविक अनुरूपों का समावेश करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे था। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कॉटन का। कॉटन प्लस बीटी जीन, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं बीटी कॉटन। इसी बीटी कॉटन को बोलते हैं किलर कॉटन। कौन सी कॉटन? किलर कॉटन। और इसे ही बोलते हैं जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और इसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप।
और इसे ही बोलते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस कॉटन। और जो बीटी जीन है वो लिया गया था बैसिलस थुरिन जिएंसिस से। ये एक सोयल बैक्टीरिया होता है और इस सोयल बैक्टीरिया से बीटी जीन को आइसोलेट किया गया था और बीटी जीन को आइसोलेट करके उसे कोटल प्लांट में इंसर्ट करवाया गया और जो बनने वाला जो प्लांट था वो था बीटी कॉटन। यानी कि इस प्लांट के ऊपर इंसेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा था, यानी कि इसके ऊपर कीटों का कोई असर पड़ता ही नहीं है, प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं थी, अच्छा प्रोडक्शन उसका हुआ था। तो इस बीटी जीन को हम बोलते हैं क्राइजीन, इसे क्राइजीन भी बोलते हैं, क्राइजीन। इसे ट्रांस जीन भी बोलते हैं, ट्रांस जीन। इसे डिजायर्ड जीन भी बोलते हैं, इसे पैसेंजर जीन भी बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम एलियन जीन भी होता है। ये सारे नाम इसी के होते हैं। तो ये जीन इस कॉटन प्लांट में इंसर्ट करवा के बीटी कॉटन का निर्माण करवाना बायोटेक्नोलॉजी का ही एक उद्देश्य था, बायोटेक्नोलॉजी का एक उपयोग था। देखिए हुआ क्या था, सामान्य कॉटन के ऊपर एक कीट है वो अटैक करता है जिसे बोलते हैं बोल वर्म, इसी को बोलते हैं आर्मी वर्म, और इसी को बोलते हैं लेपिडोप्टेरन। ये जो इंसेक्ट है वो कॉटन प्लांट के ऊपर अटैक करता है और कॉटन प्लांट की जो फ्लावर बड होती है, पुष्प कलिका होती है, उसकी लीव्स होती हैं, उनको ये खाता है, जिससे क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। जब लीव्स नहीं रहेंगी तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डाउन हो जाएगा और जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होगा। लेकिन जब बीटी जीन को इंसर्ट करा के जो प्लांट बनाया था बीटी कॉटन, उसमें एक जीन पाई जाती है जिसे बोलते हैं क्राई जीन या बीटी जीन। जो क्राई जीन होती है उसमें क्रिस्टल प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? क्रिस्टल प्रोटीन। जब बोलवर्म इस बीटी कॉटन को खाते हैं या बीटी कॉटन की जो लीव्स या फ्लोर बड हैं उनको खाते हैं, तो उनमें उपस्थित जो क्रिस्टल प्रोटीन होती है वो बोलवर्म की इंटेस्टाइन में चली जाती है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल से वो इंटेस्टाइन में जाती है। इंटेस्टाइन का जो मीडियम होता है वो एल्कलाइन मीडियम होता है, यानी कि क्षारीय माध्यम होता है, जिसमें जो क्रिस्टल प्रोटीन होती है वो एक्टिव क्रिस्टल प्रोटीन में बदल जाती है। एक्टिव क्रिस्टल प्रोटीन बनने के बाद वह इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड हो जाती है और जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगती हैं। तो एपिथेलियल सेल्स के डैमेज होने के बाद एलिमेंट्री कैनाल पोरस हो जाती है, यानी कि उसमें छिद्र हो जाते हैं और बोलवर्म की डेथ हो जाती है। तो ये बनाने का उद्देश्य यही था कि जो कॉटन है उसके ऊपर जो इंसेक्ट हैं उनका कोई प्रभाव ना हो। देखिए बैसिलस thuringiensis से जो सोइल बैक्टीरिया होता है बैसिलस thuringiensis, इससे दो जीन प्राप्त की जाती हैं। एक होता है क्राइजीन, एक होता है साइट जीन। जो क्राइजीन होती है उसमें क्रिस्टल प्रोटीन पाई जाती है, और जो क्रिस्टल प्रोटीन होती है वो इंसेक्ट को रेसिस्टेंट करती है। और जो क्रिस्टल प्रोटीन पाई जाती है उसमें दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है क्राई फर्स्ट AC और दूसरा होता है क्राई सेकेंड AB। ये दोनों जीन्स बोलवर्म के लिए हार्मफुल होती हैं। एक जीन पाई जाती है क्राई फर्स्ट AB। यह जीन कोरन बोरर पर
कॉर्न बोरर पर, यानी कि जो मक्के की जो फसल होती है उस पर जो लगने वाली कीट होती है उसको रेसिस्टेंट करती है, उसको मारती है, वो होती है क्राई फर्स्ट ए बी। और जो बोल वर्म को डैमेज करती है वो है क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकंड ए बी। तो आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी आज रात 8 बजे। धन्यवाद।